आज हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसके पीछे कारण है कि जब हम प्राचीन काल में हमें न तो कभी दूर तक यात्रा करनी पड़ती थी और न ही कोई हमारे पास काम धंधा था, तो उस समय हमारे पास समय की कोई कमी नहीं थी। और न ही जब दूर यात्रा करनी थी तो हमें कहाँ का क्या मौसम है, क्या जलवायु है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने ज्ञान का विस्तार किया, हमने अपने काम धंधे को विस्तार देना शुरू किया, दूर दूर तक यात्राएं करना शुरू किया, तब हमें पृथ्वी पर समय के निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस हुई। जलवायु की स्थिति क्या है, इसके बारे में निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता ने हमें पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर नामक काल्पनिक रेखाएं खींचने के लिए बाध्य किया। अब हमने एक शब्द बोला है काल्पनिक रेखाएं, तो ये काल्पनिक रेखाएं क्यों कही जाती हैं, इसके बारे में जान लें। ये सभी रेखाएं काल्पनिक इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इस तरह की कोई रेखाएं पृथ्वी पर वास्तविक में नहीं खींची गई हैं, बल्कि सभी रेखाएं नक्शे पर या ग्लोब पर खींची गई हैं। तो वास्तविक में ऐसी कोई रेखा है नहीं, सब ग्लोब और नक्शे पर खींची गई हैं, इसलिए हम इसे काल्पनिक रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अक्षांश और देशांतर खींचने के लिए किसका प्रयोग किए। तो सबसे पहले हम अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी के आकार का एक गोलाकार मॉडल लिया, जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं, और इसी ग्लोब पर हमने अक्षांश एवं देशांतर रेखा खींची। अक्षांश और देशांतर रेखा पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली के दो मुख्य घटक होते हैं, जो पृथ्वी की सतह को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं ताकि किसी स्थान की सटीक जानकारी हो सके। अब हम अक्षांश और देशांतर की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश, जिसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, ये अक्षांश रेखा जो होती है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को ही अक्षांश कहते हैं। हम अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देते हैं, इसलिए जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, भू प्लस मध्य। भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब होता है बीच, अर्थात पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे हम विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और उस दिन संपूर्ण विश्व पर रात और दिन बराबर होता है। इस स्थिति को विषुव कहते हैं और अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहते हैं। यहीं से इसका नाम भूमध्य रेखा का एक और पड़ गया, विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में इस रेखा को इक्वेटर कहते हैं। अब हम ग्लोब पर खींची गई कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की चर्चा करते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। तो जो उत्तर दिशा की तरफ भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ भूमध्य रेखा की होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इस अक्षांश को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं। वहीं पर जो महत्वपूर्ण एक रेखा और खींची गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। वहीं पर एक दूसरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा खींची गई उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। वहीं पर अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं।
अब हम देखते हैं कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गईं। तो सबसे पहले हम भूमध्य रेखा के उत्तर चलते हैं और एक एक डिग्री के अंतराल पर हम देखते हैं। तो एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल 90 रेखाएं उत्तर की तरफ खींची गई हैं। वहीं पर भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ चलें तो एक एक डिग्री की दूरी पर कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो कुल ग्लोब पर 90 उत्तर की तरफ, 90 दक्षिण की तरफ, 180 हो गई, यानी 180। और एक भूमध्य रेखा जो दोनों में शामिल है, तो एक और जोड़ देते हैं तो ग्लोब पर कुल खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़े, तो ये अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा की जो अक्षांश की लंबाई वो सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं इनकी लंबाई कम होती जाती है और यहाँ तक जाकर ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखा न होकर एक बिंदु के रूप में हो जाते हैं। तो अगर हम उनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर हम बिंदु मान लें तो दो रेखाएं कम हो जाती हैं और 181 में से दो रेखाएं अगर घट जाती हैं तो इनकी संख्या 179 हो जाती है। हम देखते हैं कि जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, मतलब 1 डिग्री अक्षांश फिर दूसरा 2 डिग्री अक्षांश, तो जो इनके बीच की दूरी होती है उनको हम जोन के नाम से जानते हैं। और जब हम पूरे अक्षांशों को मापते हैं तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर लगभग 111 किलोमीटर होता है। अब प्रश्न उठता है कि अक्षांश रेखाएं हमने क्यों खींचा। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह तापमान की विभाजक होती हैं। तो जलवायु का निर्धारण करने के लिए कहाँ का मौसम कितना है और कौन कितनी दूरी पर है, इसका निर्धारण करने के लिए हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। वहीं पर हम आगे देखते हैं तो सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता है, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो कर्क रेखा और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, आर्कटिक है या अंटार्कटिक है, दोनों के बीच की जो कटिबंध है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और ठंडी भी पड़ती है। और 66.5 डिग्री उत्तरी से उत्तरी ध्रुव तक या 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब हम सूर्य की वर्ष भर की स्थिति देखें तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर लंबवत चमकता है और यही कारण है कि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। वहीं पर अगर हम 22 दिसंबर को देखें तो सूर्य मकर रेखा के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, इसलिए मकर रेखा वाला क्षेत्र अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। वहीं पर 21 मार्च और 23 सितंबर को देखें तो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए संपूर्ण विश्व पे रात और दिन बराबर होता है। और इस 21 मार्च और 23 सितंबर को जब संपूर्ण विश्व पर रात और दिन बराबर होता है, इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। अभी तक चर्चा हमने अक्षांश की। अब हम देशांतर की चर्चा करेंगे। देशांतर जिसे अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है, तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसे देशांतर कहते हैं। अब हम वर्टिकल रूप से पृथ्वी के बीचों बीच यानी 0 डिग्री देशांतर पर एक रेखा खींचते हैं और इस तरह पृथ्वी 2 गोलार्धों में बढ़ जाती है। एक को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और एक को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो हमने 0 डिग्री देशांतर यानी पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची है, इसी 0 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहते हैं। इसे
प्रधान मध्याह्न रेखा के भी नाम से जाना जाता है। इसे हम जीएमटी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम होता है। इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम क्यों पड़ा? क्योंकि यह लंदन के शहर ग्रीनविच से होकर यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम भी है। वहीं पर देशांतर की बात करें तो यह समय की विभाजक होती है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो हम जैसा देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ 180 और वहीं पर पश्चिम की तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और इस तरह अगर दोनों मिला दिया जाए तो ग्लोब पर 360 रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि एक 0 डिग्री अगर जोड़ दिया जाए तो 361 हो जाएगा, यानी 361 हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो वह दोनों रेखाएं एक पर ही मिल जाती हैं। इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 ही होती है। और इस पूरे ग्लोब को हम 24 समय क्षेत्रों में बांट देते हैं, क्योंकि दिन में कुल 24 घंटे होते हैं और कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर हम इसको मापें तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटा। जब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 24 गुणे 60 मिनट हो जाता है। और जब 1 डिग्री देशांतर बराबर निकालते हैं तो इसका मान 4 मिनट आ जाता है। वहीं पर अगर हम थोड़ा बड़ा आकलन करें तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि पूर्व जाने पर समय बढ़ता क्यों है और पश्चिम जाने पर समय घटता क्यों है। क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यही कारण है कि ग्रीनविच से जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है और ग्रीनविच से जब पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। अब हम वहीं पर भारत के मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। यदि इसे हम घंटा और मिनट में बदलें तो 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा, और जब 82.5 डिग्री देशांतर को बदलते हैं तो यह कुल 5 घंटा 30 मिनट हो जाता है। इसलिए हमारा भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है, क्योंकि जो हमारा भारत है वह ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है, इसलिए हमारे तरफ समय बढ़ता है। यदि हम एक उदाहरण द्वारा समझें तो अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। अभी तक हमने चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की किया कि इसी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो 0 डिग्री देशांतर है अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम है, पूरे विश्व के समय की गणना यहीं से की जाती है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करें तो हम जैसा कि जानते हैं 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री देशांतर बोलते समय न तो हम पूर्वी बोलते हैं और ना ही पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से देशांतर रेखाएं जाने पर एक ही जगह मिलती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं, उसके आगे पूर्वी या पश्चिमी नहीं जोड़ते हैं। जब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई तो इसे 4 बार मोड़ा गया, क्योंकि जब इसे खींचा जा रहा था तो बीच में स्थल भाग आ जाता था। अगर स्थल भाग पर ये रेखा खींच दी जाती तो एक ही स्थान पर 2 तिथि आने लगती, इसलिए इसे जलाशय की तरफ मोड़ दिया गया। और जो ये जलाशय था वह प्रशांत महासागर था, और इसी प्रशांत महासागर से यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर विचार करने के लिए 1884 में वाशिंगटन में भूगोलविदों की एक बैठक हुई, जिसमें इससे संबंधित सभी व्यवहारिक समस्याओं का निदान किया गया। क्योंकि एक ही समय पर पृथ्वी पर 3 तिथियां हो रही थी। जैसे जब हम दोपहर 12 बजे ग्रीनविच पर होते थे तो दिन अगर मान ले शुक्रवार है तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 12 घंटा आगे होगा, अर्थात वहाँ रात के शनिवार होगा। वहीं पर रात के 12 बज रहे होंगे
वहीं पर 180 डिग्री अगर पश्चिमी देशांतर पर करें तो समय 12 घंटा पीछे होगा, अर्थात वहाँ पिछली रात के 12 बजे होंगे और वहाँ पर बृहस्पतिवार होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक ही समय पर पृथ्वी पर 3 दिन हो रहा है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर वाला व्यक्ति एक दिन अपना बढ़ा लेगा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला व्यक्ति एक दिन अपना घटा लेगा। अर्थात इस तरह अब पूरे पृथ्वी पर एक ही तिथि शुक्रवार हो जाएगी और इस प्रकार जो एक ही समय में 3-3 तिथियां आ रही थी, इस समस्या का निदान हो गया। अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो इसका प्रयोग करके हम किसी स्थान की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम अभी बात किए कि देशांतर का उपयोग समय जानने के लिए करते हैं, तिथि जानने के लिए करते हैं, वहीं पर अक्षांश का हम दूरी ज्ञात करने के लिए, जलवायु का अध्ययन करने के लिए अक्षांश का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की सटीक जानकारी करने का एक आधार है। इसकी मदद से न केवल स्थान बल्कि समय, जलवायु और नेविगेशन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ये अध्ययन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो निश्चित है आप बातों को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।